हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज थे, चाहे वो ध्यान आईएएस के हों, संस्कृत आईएएस के हों, दृष्टि आईएएस के हों, ठीक है, वो सारे टेस्ट करा दिए जा चुके हैं। और अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है पीसीएस मंत्रा के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जिसमें करंट अफेयर को प्रॉपर अच्छे से कवर किया गया। उसके साथ साथ जो जीएस के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पैटर्न पे जैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन, और उसके साथ साथ करंट अफेयर, वो सब जो है देखने को मिलेंगे। तो जो भी 4-5 टेस्ट पीसीएस मंत्रा के इंपॉर्टेंट है वो कराए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। देखिए, इसके पहले के जो टेस्ट हैं वो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, तो अभी सब्जेक्टिव टेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए फुल टेस्ट है, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से शुरू किया गया है। और इसमें आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें कंप्लीट किए गए हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। और देखिए, कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, और लास्ट में एक बार एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं। और देखिए, प्रैक्टिस सेट में ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब सही हो, कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत हो जाते हैं, ठीक है। और 150 क्वेश्चंस सॉल्व कराते कराते जो है लास्ट तक जाते जाते हो सकता है कि इसमें एक आध क्वेश्चन जो है कहीं आपको गलत बता दिया जाए या गलत एक्सप्लेन कर दिया जाए। वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि जो भी आंसर बताया जा रहा है वो सही हो, ठीक है, और वैलिड सोर्सों से पता करके और देख करके ही बताया जाता है। लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाए, क्योंकि देखिए एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। बाकी आप लोग अपना फीडबैक भी दे दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस में लगे कि डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अभी भी जिन लोगों को लगता है कि पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वेरियस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए गए हैं, और वहाँ पे जुड़ करके लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो आपकी तैयारी को इम्प्रूव ही करेगा, आपकी एग्जाम की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाएगा, ठीक है। और उसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चलिए अपना स्कोर बताते भी रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित पाषाणकालीन स्थलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में है, बीरभानपुर है उड़ीसा में, लंघनाज है महाराष्ट्र में, और संगनकल्लू है कर्नाटक में। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है, गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में, ये बात बिल्कुल ठीक है। बीरभानपुर उड़ीसा में, ये बात भी ठीक है। संगनकल्लू कर्नाटक में है, जहां से राख के ढेर पाए गए, ये बात भी आपका ठीक है। लंघनाज महाराष्ट्र में नहीं है, यही गलत है, ठीक है। इसमें गलत पूछा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लंघनाज। बात करेगा लंघनाज की, लंघनाज कहाँ पे है? लंघनाज जो है गुजरात में स्थित है, लंघनाज है गुजरात में, और यह एक पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से 14 मानव कंकाल और तांबे के चाकू का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पे और भी कुछ खुदाई किए गए, जिस कारण ये चर्चा में रहा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। बाकी जो आपका महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के खंडवली मध्य पाषाण कालीन स्थल में से एक है, ठीक है। जो खंडवली है वो महाराष्ट्र में है, ठीक। बाकी आपका चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में है, वीरभानपुर है उड़ीसा में, संगनकल्लू है कर्नाटक में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। यक्ष यक्षिणी की पूजा जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों में देखने को मिलती है। जैन, बौद्ध और ब्राह्मण तीनों धर्मों में यक्ष और यक्षिणी की पूजा देखने को मिलती है। यक्षों के राजा को वेश्वन कहा जाता था, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। यक्ष यक्षिणी की पूजा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म तीनों धर्मों में देखने को मिलती है। और यक्षों के जो राजा होते थे उनको वेश्वन कहा जाता था, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध दोनों का निषेध करने की बात की गई है, दोनों निषेध है। जैन मठ को वसदी कहा जाता था, जैन मठ को कहा जाता था वसदी, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों प्रतिबंधित किए गए हैं, और ऐसा जैन धर्म का मानना है कि चाहे हम कृषि करें या फिर युद्ध करें, दोनों से ही जीव हिंसा होती है, ठीक है, दोनों से ही जीव हिंसा होती है। ये लोग यहाँ तक कि इनका ये भी मानना है कि जो हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस में भी हम जीवों की हत्या करते हैं। जो छोटे छोटे
बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी हमारे नाक के रास्ते या मुख के रास्ते अंदर चले जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उससे भी जीव हिंसा होती है। और कृषि कार्य करने से, जैसे हम हल जोत रहे हैं या और भी जो बुआई कर रहे हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे भी जीव हिंसा होती है। तो जैन धर्म का मानना है कि कृषि को भी प्रतिबंधित करना चाहिए और युद्ध को भी प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए दोनों वर्जित हैं। ठीक है, तो और जैन मठ के जो होता था उसको वशदी कहा जाता था, ये बात भी याद रखेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं ज्यादातर वो लोग मुंह पे मास्क लगाए रहते हैं। ठीक है, कि अगर वो सांस ले रहे हैं तो उस सांस के माध्यम से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उनके अंदर ना चल जाए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। राज्य तरंगड़ी का सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? शाह मोहम्मद शाहबादी, श्रीवर मोहम्मद गौस या फिर मुल्ला अहमद? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? राज्य तरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्ला अहमद के द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। देखिए, कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन, और जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और इसने ही सर्वप्रथम मुल्ला अहमद से राजतरंगड़ी का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहा था, और इसी के द्वारा सर्वप्रथम फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था राजतरंगड़ी का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें जो आपका राजतरंगड़ी है, राजतरंगड़ी जो है इसे टोटल बांटा गया कितने भागों में? 8 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, 8 भागों में इसे बांटा गया है, जिसकी अगर भाग 1 से लेकर के भाग 3 की हम बात करें तो इसमें कश्मीर का जो इतिहास है, जो कश्मीर का इतिहास है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है आपका भाग 4 से लेकर के भाग 6, इसमें जो लोहार वंश है। ठीक है, और कश्मीर में जो 3 वंश हुए हैं उनके बारे में इससे जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो आपका 7 से 8 है, देखिए 7 से 8 जो है इसमें लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जो आपका भाग 6 और 4 से लेकर के 6 है, इसमें 2 और जो मतलब रजवाड़े थे या कह सकते हैं कि वंश थे कश्मीर के, टोटल 3 है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 7 से 8 में लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 1 से 3 भाग में कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। और इसका अनुवाद किया गया था मुल्ला अहमद के द्वारा राजतरंगड़ी का। ठीक है, सही आंसर इसका डी है। लेखकों और पुस्तकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। कीर्ति कौमुदी की रचना सोमेश्वर ने करी है, वृहत कथा कोश की रचना हरिशेठ ने, हितोपदेश का जिनसेन ने, और रामायण मंजरी की क्षेमेंद्र ने। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हितोपदेश की रचना जिनसेन ने करी, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हितोपदेश को नारायण नामक लेखक ने लिखा था, जिसे संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत शिक्षण का पहला ग्रंथ माना जाता है। हितोपदेश की रचना किसने करी थी? हितोपदेश की रचना जो करी गई थी वो नारायण नामक के जो लेखक थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, और मुगलों के समय में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था ताजुल माली द्वारा। ठीक है, मुगलों के समय में इसका फारसी भाषा में अनुवाद ताजुल माली ने किया था, ये भी याद रखेगा। बाकी क्षेमेंद्र की बात करें, क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, कला विलास नामक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गलत पूछा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर वैदिक साहित्य में राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प एक गलत है? जनक विदेह, अश्वपति कैकेय के अश्वपति, गांधार के जन्मेजय, और काशी के अजातशत्रु। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, गांधार के जन्मेजय यह गलत है। जन्मेजय की बात करें, यह कहाँ के शासक थे? जन्मेजय शासक थे कुरु के, जन्मेजय शासक थे कुरु के, विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और कुरु के जन्मेजय। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, गोलिक चरवाहे, घंटिका एक प्रकार का जलतंत्र, जलयंत्र, मंगलम, ब्राह्मणों को शिक्षा के लिए दी जाने वाली करमुक्त भूमि। इस शब्दावली में से बताना है कितने विकल्प सही सुमेलित हैं। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। घंटिका की बात करें, ब्रह्मपुरी संस्कृत महाविद्यालय को कहा जाता था, घंटिका जो है या ब्रह्मपुरी, ये संस्कृत महाविद्यालय को कहा जाता था घंटिका या फिर ब्रह्मपुरी। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। गोली के चरवाहों को कहा जाता था। मंगलम, ब्राह्मणों के शिक्षा के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, जो मुक्त भूमि दी जाती थी, जो कर से मुक्त होती थी, उसको कहा जाता था मंगलम। सही आंसर सी हो जाएगा। इल्तुतमिश के सिक्के पर उसका उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में मिलता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र राज्य और एक राजधानी प्रदान करी थी।
इल्तुतमिश अत्यंत धार्मिक स्वभाव का शासक था। कौन सा विकल्प इल्तुतमिश के बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर खुद के नामों का अंकन न करवा करके खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में उस पर अंकन करवाया था। ठीक है, अपने स्वयं को जो है खलीफा का प्रतिनिधि करता था, ना कि एक स्वतंत्र शासक। और दिल्ली सल्तनत का यह एक स्वतंत्र राजा था, यह एक स्वतंत्र शासक था। और इसे जो है भारत में जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी लाहौर थी, इसने राजधानी को लाहौर से हस्तांतरित करके दिल्ली करा। ठीक है, और इल्तुतमिश यह एक धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति भी था। ये बात भी आपका सही हो जाएगा, तो सही आंसर डी है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे इल्तुतमिश के बारे में। सर्वप्रथम नायब मुमालिकात या ममलिकात पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था, किसके काल में किया गया था, आपको बताना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बहराम शाह के समय, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुइजुद्दीन बहराम साहब के समय में सर्वप्रथम नायब ममलिकात के पद की शुरुआत की गई थी। एतगीन को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था। जो एतगीन है, इसी को सर्वप्रथम यह पद दिया गया था। और इस पद के माध्यम से तुर्की सामंतों ने शासन को अधिकार लेकर के, शासन का जो अधिकार है वह लेकर के वास्तविक शक्ति क्या किया था, उसमें वृद्धि किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी दक्षिण विजय का उद्देश्य धन एवं विजय की लालसा थी। अभियान के दौरान देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी का विजय अभियान मलिक काफूर ने किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही है। और इसमें अगर हम बात करें तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद जो मलिक काफूर है, इसने दिल्ली लेकर गया था। और दिल्ली लेकर जाने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी के समय इसे पेश किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें सम्मानित किया था, इन्हें बहुत ज़्यादा उपहार दिया। उसके साथ साथ इन्हें जो है मतलब कह सकते हैं कि वहाँ का शासक कह सकते हैं कि अपने अधीन वहाँ का शासक बनाया। और इतना सम्मान मिलने के बाद रामचंद्र देव ने आगे किसी भी प्रकार का जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ षड्यंत्र है या फिर से कोई एक्टिविटी है, उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उसका एक प्रतिनिधि बन गया था। तो तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो पीसीएस मंत्रा का है, इंग्लिश का अलग आता है, हिंदी का अलग आता है। ठीक है, तो ये जो कराया जा रहा है हिंदी का कराया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश वाला टेस्ट अलग है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के ही देखने को मिलेंगे, तो इसे आप लोग देखिए, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अमलाक, धर्म संबंधी कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत भूमि को अमलाक कहा जाता था। अबवाब, नगर व किलों के अधिकारी को अबवाब, करोड़ी राजस्व अधिकारी को खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अबवाब। अबवाब एक प्रकार का उपकर था जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कृषि उपकर के रूप में लगाया गया था। ठीक है, कृषि पर एक उपकर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, कृषि से संबंधित उपकर था, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही है। अमीर खुसरो को भारत का सादी कहा गया है। फुतुहात ए फिरोजशाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। ठीक है, और जो हसन देहलवी थे, उनकी उच्च कोटि की गजल के कारण सभारत जो सभा है, उनके उस सभा में उन्हें फुतुहाते फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, और सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। बाकी जो अमीर खुसरो हैं, उनको भारत का सादी तूतिए हिंद कहा जाता था। ठीक है, उनको कहा जाता था तूतिए हिंद, भारत का सादी नहीं, तूतिए हिंद। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसने झरोखा दर्शन और तुलादान पर रोक लगा दी। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया लगा दिया। इसी के समय रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेला का विद्रोह हुआ था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए, जो बुंदेल का जो नेतृत्व हुआ था, रामचंद्र बुंदेला के नेतृत्व में जो बुंदेल का विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह औरंगजेब के समय में नहीं हुआ था। यह विद्रोह किसके समय में हुआ था? यह विद्रोह हुआ था जहांगीर के समय में, जहांगीर के समय में। तो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। जहादर शाह के शासनकाल में शासन सत्ता का वास्तविक उपभोग निम्न में से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जुल्फिकार खान ने, ऑप्शन बी सही है।
राजा राम ने अकबर की अस्थियों को मकबरे से निकाल करके जला दिया था। बदन सिंह को भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चूड़ामन को जाटों का अफलातून कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या दिए देखिए, इसकी अगर हम बात करें, राजा राम ने अकबर के मकबरे से हड्डी निकाल करके जला दिया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। बदन सिंह को भरतपुर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बात भी ठीक है। और चूड़ामन को जाटों का अफलातून कहा जाता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जाटों का जो अफलातून कहा जाता है वह सूरजमल को कहा जाता है, न कि चूड़ामन को। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्के पर नानक सहाय और गोविंद सहाय नाम का उत्कीर्ण किया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया था रणजीत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया, कब किया गया था? देखिए, इसे स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1896 का जो अधिवेशन हुआ था, 1896 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोलकाता में हुआ था। यहीं पर ड्रेन थियरी, जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है, उसको स्वीकार किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखिए, इस सम्मेलन या इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए थे। गांधी जी एकमात्र इसी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इस समय भारत का गवर्नर जनरल इरविन था, जबका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस समय अगर हम बात करें तो इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो विलिंगटन था। कौन था? विलिंगटन, विलिंगटन था, तो सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। असहयोग के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर के एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय रेडिंग था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? चौरी चौरा कांड जो आपका 1900 कब हुआ था? 22 में हुआ था, और इस समय भारत का वायसराय था रेडिंग। कौन सा विकल्प इसमें गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है, और इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो एक विशेष अधिवेशन हुआ था, यहीं पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। ठीक है, और जिसे दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो पुष्टि कहाँ पे की गई थी? असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि की गई थी वह कलकत्ता अधिवेशन में करी गई थी, वो करी गई थी कलकत्ता अधिवेशन में, और इसको पारित किया गया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जिसमें असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था, उसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। ठीक है, वी राघवाचारी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी कि नागपुर अधिवेशन 1920 की, जिसमें कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन है जिसमें पारित किया गया था असहयोग आंदोलन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ए गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। चित्तरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तरंजन दास को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। इन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भूमिका निभाई थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है चित्तरंजन दास के बारे में? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें इसके बारे में, जो सही आंसर है इसमें जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। चित्तरंजन दास जो है इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता था, ये बात बिल्कुल ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इसकी अध्यक्षता भी इनके द्वारा की गई थी, और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी जो मोतीलाल नेहरू है उनके साथ मिलकर के। तो तीनों बात सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका डी है। राधाकांत देव विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना हुई थी 1861 में, 1861 में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से विष्णु शास्त्री पंडित और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाउटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक, सही आंसर डी है। मोपला विद्रोह के बारे में देखिए, इसके अंतर्गत हिंदू किसानों ने मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। बिहार का चंपारण इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। कौन सा विकल्प मोपला विद्रोह के बारे में सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। देखिए, यहाँ पे क्या था, मोपला विद्रोह जो हुआ था ये व्यापक स्तर पे यहाँ पे जो जातिवाद भड़कने के कारण और जो है
इसमें जो है इसका विरोध जो है और पूरे भारत स्तर पे इसकी चर्चा क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू थे और किसान थे मुसलमान, और मुसलमान किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। और यह कई जातिवादी होकर के बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर लोगों के बीच अलगाव और बंटवारे को जन्म न दे, इसलिए इसका बहुत से लोगों द्वारा समर्थन भी किया गया था। और महात्मा गांधी ने स्वयं इस क्षेत्र का भ्रमण किया था। और ये जो मोपला विद्रोह हुआ था यह केरल में हुआ था, न कि चंपारण में, याद रखेगा। और कब हुआ था मोपला विद्रोह की बात करें तो यह 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू थे और जो किसान थे वो मुस्लिम थे। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प मोपला विद्रोह के बारे में गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के बारे में देखिए, इसकी स्थापना महादेव ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। और इसके सदस्यों की ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करनी पड़ी थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। बाकी जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1873 में और ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा, रॉयल नेवी गदर आंदोलन और कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, इन सभी को क्रम से लगाना है। बात करेंगे चंपारण, ये कब हुआ था? 1917 में चंपारण हुआ था। चौरी चौरा घटना अभी ऊपर बताया गया है 1922 में हुआ था। और अगर डेट भी पूछे तो मान लीजिए 4 फरवरी 1922 को हुआ था। जो रॉयल नेवी में गदर आंदोलन हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, ये 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946। और इसमें भी अगर मान लीजिए डेट पूछे तो 24 मार्च 1946। और कैबिनेट मिशन की जो भारत आगमन हुआ था, एक सेकेंड, ये जो हुआ था आपका फरवरी 18 फरवरी को हुआ था ना, 18 फरवरी। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च को, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, इनको लगाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद है आपका पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था 26 से लेकर के 30 दिसंबर 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था। इसी के बाद जो जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था, ये घटना जो है मतलब क्या हुआ था, जैसे जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो घटना हुई थी, जो नरसंहार हुआ था, इसी के बाद जो अमृतसर है वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कि ये जो कार्रवाई जो अंग्रेजों के द्वारा जो इतना घिनौना हरकत किया गया है, इसके फल स्वरूप या इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या किया जाएगा, इसकी कार्रवाई आगे की क्या होगी, रणनीति क्या होगी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और जो सांप्रदायिक निर्णय है यह लिया गया था 16 अगस्त 1932 को। तो इसका सही आंसर 2 1 4 3 ऑप्शन ही हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? किस समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है? ये आपका नरसिंहन समिति है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा, बी इसका सही। नरसिंहन समिति का गठन कब किया गया था? 1990 में किया गया था, ये भी याद रखेगा। निम्नलिखित में से उस स्थिति में, और याद रखिएगा 2 बार इसका गठन किया गया था, एक बार 90 में, एक बार 1999 में। ठीक है, 2 बार नरसिंहन समिति का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है, बचत बढ़ जाती है, उधार देना कम हो जाता है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, ये गलत है। बाकी अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाएगी तो बचत जो है बढ़ेगी, बात बिल्कुल ठीक है। उधार देना कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो है ब्याज दर बढ़ गई, ये बात भी ठीक है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका टी है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? बैंक दर, नगद राशि अनुपात, CRR, सामरिक तरलता अनुपात और बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि। कौन इसमें से मात्रात्मक उधार नियंत्रण तकनीक नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बचत जमा खाते पर ब्याज दर में वृद्धि यह मात्रात्मक उपकरण नहीं है। बाकी बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात और सामरिक तरलता अनुपात, ये सभी जो है मात्रात्मक उपकरण हैं। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आय विदेशी राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है? किराया, पेंशन, मिश्रित आय या फिर अवितरित लाभ? किसको शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय का आकलन करने में?
इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसमें पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है, किराया शामिल होता है, बिल्कुल होता है, आश्रित आय ये भी होता है, मिश्रित आय और अवितरित लाभ ये भी होता है, लेकिन पेंशन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। गरीबी की अवधारणा के बारे में देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई की शुरुआत विश्व बैंक द्वारा की गई थी। तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की असमर्थता से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी को मानव गरिमा का उल्लंघन माना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। और पहला गलत क्यों है, देखिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांकों की शुरुआत यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा करी गई है। ठीक है, तो यह जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा सही है। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर पूरे प्रदेश की कुल साक्षरता दर से कम है। उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका सही आंसर डी है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता से अधिक है, ये बात तो सही है, और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, न कि 17.5, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। मोजाम्बिक चैनल किन दो स्थलों को अलग करती है, मोजाम्बिक चैनल की दो स्थलों को अलग करती है। देखिए मोजाम्बिक चैनल की अगर हम बात करें तो यह मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। मध्य अमेरिका में स्थित निम्नलिखित देशों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। मध्य अमेरिका में जो उत्तर से दक्षिण देश हैं इनको क्रम से लगाना, इनका क्रम क्या होगा। देखिए इनमें सबसे पहले आ जाएगा आपका बेलीज, बेलीज के बाद होंडुरास है, कोस्टारिका है, कोस्टारिका, और उसके बाद पनामा सिटी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह उत्तर से दक्षिण क्रम है इनका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में शामिल उपायों में कौन एक प्राकृतिक साधन है, भूकंप, तापमान, घनत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, भूकंप, ऑप्शन ए सही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बल, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स का उदाहरण नहीं है, भूस्खलन, वलन, संपीड़न या फिर अपक्षय। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जाएगा अपक्षय। अपक्षय जो है अंतर्जात बल का अंतर्जात बल का उदाहरण नहीं है। अपक्षय बहिर्जात बल की एक्टिविटी है, उनकी क्रियाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, चाहे वो जल द्वारा अपक्षय हो, वायु द्वारा अपक्षय हो, या फिर इससे किसी और भी क्रिया के द्वारा वायु अपक्षय हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह एक बहिर्जात प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। कायांतरिक चट्टानों का निर्माण केवल अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन से होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए हर जिस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जिस भी क्वेश्चंस में केवल, सभी, ठीक है, एकमात्र, ऐसा अगर कुछ शब्द दिखे तो वहां पे आप लोग सतर्क हो जाया करें। ठीक है, अगर उसके बारे में आपको अच्छे से पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं है तो मान कर चलिए कि ये जो ऑप्शन है वो 100% गलत, 100% क्या 99% मान कर चलिए कि वो ऐसे ऑप्शन गलत ही होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जो अग्नि चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, इसमें परत नहीं पाई जाती, इसमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, तुर्काना झील केन्या में है, टाना झील इथोपिया में, ग्रेट स्लेव अमेरिका में है, और पोपो झील है बोलीविया में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे, ग्रेट स्लेव झील अमेरिका में नहीं बल्कि कनाडा में है, कनाडा में। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। बाकी तुर्काना झील है केन्या में, टाना झील इथोपिया में है, पोपो झील है बोलीविया में। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में कौन सी शामिल नहीं है, कौन किसका निर्माण जो है हिमानी द्वारा नहीं हुआ है, नुनाटक, केम, सर्क या फिर पोलजे। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पोलजे। पोलजे की जो है यह भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। पोलजे भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो आपका एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है वो पोलजे है। बाकी नुनाटक, शर्क, केम, ठीक है, ये सभी हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ी पर्वतों को पूर्व से पश्चिम लगाना है, मैकाल, सतमाल, आबू और गाविलगढ़। इन सभी को जो है पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है, पूर्व से पश्चिम क्रम में। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम क्रम में, यह आ जाएगा आपका सबसे पहले मैकाल पर्वत आ जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा आपका गाविलगढ़ दूसरे नंबर पे। ठीक है, सतमाल पहाड़ी, और फिर आपका आबू पर्वत आ जाएगा। सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, मैकाल पर्वत, गाविलगढ़, आबू पर्वत और सतमाल पहाड़ी।
सही है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सम्मिलित नहीं? बारी दोआब चिनाब और रावी के बीच में है, बिष्ट दोआब रावी और ब्यास के बीच में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए बारी दोआब की बात करें तो बारी दोआब किसके किसके बीच में है? बारी दोआब है रावी और ब्यास के बीच में। ठीक, और बिष्ट दोआब किसके किसके बीच में है? बिष्ट दोआब है ब्यास और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत है। भारतीय मृदाओं के बारे में देखिए, काली मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। लैटराइट मृदा में निक्षालन के बाद लोहा और एल्यूमिनियम तत्वों की कमी देखने को मिलती है। लाल मृदा भारत की तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। लवणीय मृदा के विकास का प्रमुख कारण धरातल पर केशिका क्रिया से लवणों की परत का जमा होना है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए जो काली मृदा है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और जो ह्यूमस है इसकी कमी पाई जाती है। लैटराइट मृदा में निक्षालन के बाद लोहे और एल्यूमिनियम के जो तत्व होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है, ना कि कमी होती है। लाल मृदा भारत की जो मृदा है और दूसरी सबसे बड़ी मृदा है जलोढ़ के बाद। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एकमात्र विकल्प आपका डी सही है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? एडन नहर है दामोदर नदी पर बना है। रविशंकर सागर गोदावरी नदी पर है। पापनाशम है ताम्रपड़ी और निजाम सागर है मंजरा। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रविशंकर सागर की बात करें, यह परियोजना छत्तीसगढ़ में महानदी पर निर्मित किया गया है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला निगमित बंदरगाह है इंदौर। ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह मरमुगोवा है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी है गोवा में। चेन्नई में है कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी गोवा, यह गलत है। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है? यह आपके चेन्नई में है। चेन्नई में स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 2008 में। ठीक है, तो गलत सी हो जाएगा। भारत में नार्डिक प्रजाति के व्यक्ति किस भाग में निवास करते हैं? भारत में जो नार्डिक प्रजाति के लोग हैं यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं, या वहाँ पे निवास करते हैं उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, जो मुख्य रूप से आ जाएंगे आपके किसके अंतर्गत? उत्तर पश्चिम भारत में। बाकी अंडमान निकोबार में निग्रिटो प्रजाति के लोग रहते हैं। लेह लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं। ठीक, सही आंसर डी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उसके पड़ोसी देशों के साथ जो विस्तार है उस अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाना है। इसमें देखिए अगर हम बात करें नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सबसे अधिक सीमा जो भारत की लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। और इसमें भी अगर एग्जैक्ट अगर डाटा देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की वो है आपकी 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है यह 3323 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो ये 1751 किलोमीटर है। ऑप्शन सी। चीन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। धोसी पहाड़ी है मणिपुर में। बटेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए चीन पहाड़ी की अगर हम बात करें, चीन पहाड़ी कहाँ पे है? चीन पहाड़ी है मणिपुर में। चीन पहाड़ी मणिपुर में है। चीन पहाड़ी मणिपुर में है। और धोसी पहाड़ी कहाँ पे है? धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। हरियाणा में धोसी पहाड़ी है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे? बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बिहार में। ठीक, तो चीन पहाड़ी है मणिपुर में, धोसी पहाड़ी है हरियाणा में, बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में। तीनों विकल्प गलत हो जाएगा। हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण क्या है? हिमालय में अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नता देखने को मिलती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। कौन सा विकल्प गलत है? बड़खल झील है पंजाब में। मानसबल झील है जम्मू कश्मीर में। हाफलांग झील असम में है। और कालीवेरी झील है तमिलनाडु में। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। बड़खल झील पंजाब में, ये गलत है। बड़खल झील कहाँ पे है? बड़खल झील है हरियाणा में। बड़खल झील हरियाणा में है। मानसबल झील है जम्मू कश्मीर में। और जो आपका हाफलांग झील है, हाफलांग झील असम में है। कालीवेली झील है तमिलनाडु में। ठीक, बाकी बड़खल कहाँ पे? हरियाणा में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए गलत है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है पूर्वी घाट है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पूर्वी घाट, ये गलत है। ये आपका
गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है, ना कि पूर्वी घाट। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। लिग्नाइट जो निम्न कोटि का कोयला, इसके बारे में देखिए। लिग्नाइट जो निम्न कोटि का कोयला है, कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कौन सा विकल्प इसमें दोनों में से सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत है। लिग्नाइट कोयला निम्न कोटि का होता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो सबसे अधिक विस्तार है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक जो भंडार है कहाँ पे है? लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक भंडार है तमिलनाडु में। ठीक, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती, मानसूनी वन की विशेषता की बात कर रहे हैं। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वन पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। तो वहाँ पे जो देखिए मानसूनी वन में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक, और इसमें भी अगर हम बात करें जो मानसूनी वन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका उष्ण मानसूनी वन, या कह सकते हैं कि वहाँ उष्ण या जो शुष्क पर्णपाती वन होता है, और एक आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती। ठीक है, इसमें जो शुष्क पर्णपाती यहाँ पे वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और यहाँ पे वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, शुद्ध कणकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, कितने आकार के होते हैं, ये बताना है। शुद्ध कणकीय आकार जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है, यह कितने, इनका आकार क्या होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10 माइक्रोन से बड़े होते हैं, ऑप्शन बी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को इसके द्वारा जारी किया जाता है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है यह जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF द्वारा जारी होता है, ऑप्शन है। ऑप्शन है। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पत्तियों और तनों में पाई जाने वाली रंध्रों पर निर्भर करती है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना आर्द्रता पर निर्भर करता है। आर्द्रता की कमी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आधी हो जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ठीक है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक, देखिए रंध्रों पर जो बात करें, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों और तनों में पाए जाने वाले रंध्रों पर निर्भर करती है, और रंध्रों का खुलना एवं बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। इसमें क्या दिया कि आर्द्रता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। ठीक, ये आपका गलत हो जाएगा। और आर्द्रता की कमी की बात करें, जो प्रकाश की तीव्रता में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज और कमी में उस अगर कम हो जाती है तो कम हो जाता है। ठीक है, तो आर्द्रता की कमी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक नहीं होती है। अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक हो जाएगी, कम होता है तो कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व जल संरक्षण दिवस 23 मार्च को, और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। कौन सा विकल्प इसके बारे में, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस 23 मार्च, यह गलत है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। ठीक है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का संबंध किससे है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो संबंध है यह जैव विविधता से संबंधित जो शोध कार्य वगैरह किए जाते हैं उससे इसका संबंध है। ठीक है, और स्थापना इसका कब किया गया था? 1883 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आधारी समझौता का संबंध किससे है? आधारी समझौता का संबंध किससे है? खतरनाक निर्गमों कचरों की सीमा पर आवागमन और निपटान से संबंधित है आधारी समझौता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह समझौता कब किया गया था? यह समझौता हुआ था 1989 में, 1989 में। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त गोल्डन बीच समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? गोल्डन बीच है उड़ीसा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है, बाकी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है 1974 का। ठीक है, 1974 का, और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, बाकी तीसरा सही है।
मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। मानव रक्त क्षारीय होता है। पीएच मापक्रम की खोज शोरेशन के द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। सबसे अधिक तन्यता गुण वाली धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्यता गुण वाली धातु होती है सोना, ऑप्शन है। किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकल जाने पर परमाणु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी परमाणु के नाभिक से अगर एक अल्फा कण निकल जाता है तो इसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा कि द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है, 4 की कमी आ जाएगी, ऑप्शन है। निम्न में से रेडियो सक्रिय आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रेडियो सक्रिय आयोडीन का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उत्पन्न विकार ज्ञात करने में। थायराइड ग्रंथि में जो विकार उत्पन्न होता है इसको उसकी जानकारी के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क नहीं है? कौन इसमें से लोहे का अयस्क नहीं है? देखिए इसमें आपका हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये तीनों लोहे के अयस्क हैं, जबकि बोरेक्स या लोहे का अयस्क नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया स्थल नहीं है या स्थान नहीं है? यकृत, वृकक, लाल रुधिर कणिका या फिर मस्तिष्क? इसका सही आंसर भी हो जाएगा वृकक, ऑप्शन भी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आधार पर केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है? किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि उसने धोखाधड़ी करके नागरिकता प्राप्त की हो, यदि उसने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, यदि वह 7 साल से लगातार भारत के बाहर रहा हो, यदि उसने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया हो। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन चारों कंडीशन में भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध देखिए कौन सा विकल्प गलत है? संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करने वाला विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संसद के प्रत्येक सदन को अलग से विधेयक पारित करना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए संसद में विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, बिल्कुल गलत है। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सदनों द्वारा अलग अलग इसे क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक हो गया, इस पे जो दोनों सदन है अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की शक्तियां समान होती हैं, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो, नागरिकता से रिलेटेड कोई मामला हो, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मामला हो, संविधान में संशोधन के लिए शक्ति हो। किसमें जो है दो या दो से अधिक किसमें जो है एक संशोधन प्रक्रिया के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4, 5। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामला हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करना हो, वृद्धि करना हो, इससे रिलेटेड कोई मामला हो, संविधान में संशोधन के लिए संसद की जो शक्ति है इससे रिलेटेड कोई मामला हो। ठीक है, इसमें जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें ऐसे जो प्रावधान है, ऐसे जो क्षेत्र जहाँ पे संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, वो यहाँ आपके राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति के विस्तार करने से मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से रिलेटेड कोई मामला हो, और उसके बाद आपका वस्तु एवं सेवा कर पैसे जैसे जीएसटी से रिलेटेड हो, 7वीं अनुसूची में कोई विषय हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित हो, और संविधान या उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से रिलेटेड कोई मामला हो। ठीक है, देखिए इसमें संविधान संशोधन की बात नहीं कहा है, ऐसा नहीं है कि संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई मामला हो, संविधान संशोधन नहीं, संविधान संशोधन के लिए संसद की जो शक्ति है, ठीक है, संविधान संशोधन के लिए संसद की जो शक्ति है इससे रिलेटेड कोई मामला हो तो भी इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान संशोधन के लिए दो या आधे से अधिक राज्यों के लिए सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पदकाल के बारे में देखिए, राष्ट्रीय पदकाल की घोषणा को 1 सप्ताह के भीतर संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। संसदीय स्वीकृति के बाद इसे 1 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। यदि निचला सदन प्रस्ताव पारित कर इसकी निरंतरता को अस्वीकार करता है तो राष्ट्रपति द्वारा इसे रद्द किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा गलत है। गलत क्यों है? देखिए आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसकी जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, और यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह आपातकाल 6 महीने तक क्या हो जाएगा? जारी हो जाएगा। ठीक, 1 वर्ष नहीं है, 6 माह है, और 6 माह के बाद पुनः अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
और 1 सप्ताह के भीतर नहीं, या 1 माह है। तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर दिया जाता है और फिर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर दिया जाता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली शून्य के बारे में देखिए, जो शून्य काल है इसके बारे में। सदस्य पूर्व सूचना के साथ इस काल में महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। इसका उल्लेख केवल संसदीय प्रक्रिया के नियमों में किया गया है। यह प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है या आजादी के बाद से अस्तित्व में है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल सी सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है। संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं मिलता तो आपका गलत हो जाएगा। और संसद पूरी सूचना, इसमें सूचना देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यह अस्तित्व में कब आया था? 1962 के पहले यह अस्तित्व में नहीं था, 1962 के बाद यह अस्तित्व में आया था, तो ये भी याद रखिएगा। 1900 अनुच्छेद 31A किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैधता के खिलाफ जनहित में कानून बनाने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची में प्रविष्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। सिर्फ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर मान्यता से बचाता है। अनुच्छेद 31A अनुच्छेद 31B की तुलना में कम व्यापक है। अनुच्छेद 31A और 31B दोनों न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही, बाकी पहला दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 31A अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और मान्यता के 5 श्रेणियों के कानूनों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची में शामिल कृत्यों विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौतियों और अमान्य को बचाता है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता होता है। स्पीकर सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। स्पीकर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। स्पीकर राष्ट्रपति को पत्र लिख करके इस्तीफा दे सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। ये अपना जो इस्तीफा है उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति को। भारतीय संसदीय प्रणाली के बारे में देखिए, लोक महत्व के मामले पर सभी चर्चाएं केवल पीठासीन अधिकारी की अनुमति से शुरू होंगी। सभी प्रस्तावों को सदन के किसी भी सदन द्वारा पेश किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए लोक महत्व के मामले पर जो चर्चाएं होती हैं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से शुरू होती है, बात बिल्कुल ठीक है। कुछ प्रस्तावों को लेकर के निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है और कुछ को केवल मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। याद रखिएगा, सभी प्रस्तावों को नहीं। ठीक है, भारत के संसद के संदर्भ में देखिए, सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सरकारी विधेयक के अस्वीकार होने से सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक के अस्वीकार होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों विधेयक को सदन में पेश करने के लिए 7 दिन की नोटिस आवश्यक होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही है, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए जो अगर हम बात करें, गैर सरकारी विधेयक को मंत्री के अलावा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक, सरकारी विधेयक के अस्वीकार होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक को अस्वीकार होने पर सरकार को त्यागपत्र देना नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकारी विधेयक पेश हो रहा है, मतलब कि कोई मंत्री पेश कर रहा है और मंत्री पेश कर रहा है और यह पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में जो सरकार है इसने अपना विश्वास खो दिया है। ठीक, और जो आपका गैर सरकारी विधेयक होता है, इसके लिए 1 महीने के पहले गैर सरकारी विधेयक अगर किसी को पेश करना है तो सूचना या नोटिस जो है 1 महीना पहले देना होगा। 1 महीना पहले जो है सूचित करना होगा, नोटिस देना होगा। और सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन पहले देना होता है। ठीक है, 7 दिन पहले। तो यह मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, देखिए सरकारी विधेयक मंत्री पेश करते हैं और गैर सरकारी विधेयक वह किसी भी सदस्य द्वारा नहीं, जो मंत्री नहीं है, ठीक है, उनके द्वारा होता है, पेश होता है। संसद के स्थगन प्रस्ताव के बारे में देखिए, इसके माध्यम से केवल ऐसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं जो निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोक महत्व के हो। इसमें अधिकतम 2 मुद्दों को शामिल किया जा सकता है जो हाल की घटना से संबंधित हो। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही? स्थगन प्रस्ताव के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए स्थगन प्रस्ताव की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत लोक महत्व से संबंधित मुद्दे को उठाया जाता है और इसके अंतर्गत केवल एक मामले को उठाने के लिए पेश होता है। ठीक है, केवल एक मामला उठाया जाता है, न कि 2।
निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण होना चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में ऐसी कोई शर्तों की आवश्यकता नहीं होती है। निंदा प्रस्ताव को केवल एक मंत्री के खिलाफ ही पेश किया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। देखिए, निंदा प्रस्ताव को एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि निंदा प्रस्ताव केवल एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव ला करके आप किसी एक मंत्री की निंदा कर सकते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद की भी निंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। अनुक्रमण जो सक्सेशन है, इस प्रक्रिया में सबसे पहला कौन सा चरण शुरू होता है आपको बताना है। सक्सेशन की अगर हम बात करें, सक्सेशन के अंतर्गत सबसे पहले न्यूडेशन होता है। सक्सेशन के अंतर्गत सबसे पहले होता है आपका न्यूडेशन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, न्यूडेशन के बाद प्रवास आता है, न्यूडेशन के बाद प्रवास आता है। इसके बाद आएगा आपका प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रवास के बाद आएगा आपका, एक सेकेंड, प्रतिक्रिया नहीं आएगा, प्रतिक्रिया तो लास्ट में आता है। प्रवास के बाद जो है एक जो आपका आता है आस्थापन, आस्थापन आता है। ठीक है, प्रवास के बाद आस्थापन आता है। इसके बाद आ जाएगा स्पर्धा, स्पर्धा के बाद आ जाएगा आपका प्रतिक्रिया, स्पर्धा के बाद प्रतिक्रिया आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपका जो स्थिर हो जाती है, मतलब स्टेबलाइजेशन जो हो जाता है। ठीक है, तो पहला इसका जो प्रोसेस है ये आपका न्यूडेशन है। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किसी पारिस्थितिक तंत्र का प्रवेश द्वार प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं इन्हें कहा जाता है, भी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? देखिए, इसके अंतर्गत जो जीवाणु हैं वो आ जाएंगे आपका क्लोस्ट्रीडियम और एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम, क्लेबिसिएला हो गया, क्लोरोबियम है, रोडा स्पाइरिलम हो, ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। जबकि नॉस्टाक और एनाबिना ये सभी क्या है? ये दोनों नीलहरित शैवाल हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सही आंसर ये हो जाएगा। घड़ियाल प्रजनन योजना 1975 उड़ीसा में शुरू किया गया था। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की सहायता से करी थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, याद रखिएगा। घड़ियाल परियोजना 1975 उड़ीसा। ठीक, 1975 उड़ीसा। और इसके पहले आपको बताया भी गया था, जो इसके पहले क्वेश्चंस कराए गए थे, उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा का जो आपका उड़ीसा का जो गहिरमाथा आपका बीच है, गहिरमाथा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वहां से करा गया था। ठीक, और वहीं पे स्थित है, उसी जो आपका गहिरमाथा है वहीं पे स्थित आपका तिकरपाड़ा। तिकरपाड़ा जो एक जगह है, उसी जगह से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कुछ सम्मेलन और स्थापना विश्व विरासत संधि की गई थी 1972 में। जैव विविधता संधि 1992, कार्टेजोना प्रोटोकॉल है 2002 और कॉप 11 2012 जो हैदराबाद में हुआ था। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कार्टेजोना प्रोटोकॉल। कार्टेजोना प्रोटोकॉल कब का है? कल बताया भी गया था, कल वाले टेस्ट में। ये आपका 2000 ईस्वी का है। ठीक है, कार्टेजोना प्रोटोकॉल, जिसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक रूप से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करना। नींबू में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी है, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही आंसर सी डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। सोडियम क्लोराइड के उपयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सोडियम क्लोराइड के उपयोग मानव आहार का भाग है या आचार के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। मांस और मछली के संचरण में भी इसका उपयोग होता है। कौन सा विकल्प सही है? सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं। इन तत्वों में अल्फा बीटा एवं गामा किरणों स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। और जर्केनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जर्केनियम यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय धातु है? कौन इसमें से अनुचुंबकीय धातु है? वो है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी। बाकी लोहा, निकिल, कोबाल्ट जो है चुंबकीय धातु, जबकि एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय धातु है। गर्भ निरोधक गोलियों में निम्न में से क्या शामिल होता है? गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण, ऑप्शन सी। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? इसके अंतर्गत जो पादप आ जाएंगे वो है आपके थैरोफाइटा, ऑप्शन बी। गंगा की किस सहायक नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है? यह आपकी गोमती है। ठीक है, जिसका उद्गम
फुलर झील से होता है। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में इन सभी को लगाना है, टूगा, यांग्याप, पांगशा और दिफू। देखिए इनकी अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले यांग्याप दर्रा आ जाएगा, फिर आ जाएगा टूगा दर्रा, दिफू दर्रा और पांगशु दर्रा। ठीक है, पांगशु दर्रा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? सबसे अधिक भूमि पर भारत में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन जो है वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जहां पे वर्षा 70 से लेकर के 100 मीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित नहीं है? टीन, छत्तीसगढ़, हेमेटाइट, उड़ीसा, बाक्साइट, कर्नाटक और हीरा मध्य प्रदेश। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाक्साइट, कर्नाटक, ये गलत है। बाक्साइट का सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में है, उड़ीसा में, तो सी गलत है। ठीक है, सी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है? लक्षद्वीप में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है आपकी वासी जनजाति। चेचू जनजाति कहाँ पे निवास करती है? आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है। खारी जनजाति कहाँ की है? खारी जनजाति गुजरात, यह गुजरात की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। और सांसी जनजाति जो है यह पंजाब की जनजाति है। ठीक है, बाकी वासी जनजाति कहाँ की है? लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप की। ठीक है, तो डी सही है। कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, दूरसंचार। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। सभी शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, दूरसंचार, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना में कौन शामिल होता था? दादा भाई नौरोजी, मतलब किसके द्वारा किया गया था अब आपको बताना है। ठीक है, कौन शामिल था? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर VKR राव और RC देसाई। इस फूड के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर डी हो जाएगा। इन तीनों लोगों के द्वारा भारत में आज़ादी के पहले जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करी गई थी, प्रति व्यक्ति आय की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो है स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और सरकार की प्रतिभूति, इन सभी के बदले जो है मुद्रा का निर्गमन करता है। इसे जो है 2000 का वो एक रिजर्व रखना, 2200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व रखना होता है, जिसमें से 185 करोड़ रुपए जो है इसका सोना होता है, गोल्ड। बाकी जो 15 करोड़ रुपया है इसका क्या होता है? इसका जो है विदेशी प्रतिभूति और अन्य जो विदेशी मुद्रा है उसके रूप में रख सकते हैं। और इसके बदले में जो है क्या कर सकते हैं? पैसे नोट, नए नोट जारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न्यूनतम मिनिमम रिजर्व सिस्टम का। निम्नलिखित में से कौन कौन से कर को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? केंद्रीय उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर और केंद्रीय बिक्री कर। जीएसटी ने किनको या कह सकते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत किस कर को समाहित किया गया है, या कूट के हिसाब से आपको बताना है। इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, इन सभी को ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन इसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं? मांग एवं पूर्ति का महत्व, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, आर्थिक विषमताओं में कमी, अधिकतम लाभ का उद्देश्य। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं, बाकी मांग एवं पूर्ति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, मांग के अकॉर्डिंग उत्पादन होता है, प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है, जैसे दो कंपनियां हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और अधिकतम लाभ के उद्देश्य से ही किसी भी वस्तु का या किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है? इसका मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो मतलब है वो है आपका श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जिसका मतलब क्या है कि किसी काम के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, 10 लोग लगे हैं। ठीक है, तो 8 लोगों की उत्पादकता क्या है? 0 है। 8 लोगों की उत्पादकता 0 है। ठीक है, 0, ऑप्शन डी। बैंकिंग सुधार से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? MN गाइपोरिया समिति ग्राहक सेवा में सुधार से, ए घोष समिति बैंक धोखाधड़ी रोकने से, SS तारापोर समिति विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, D सुब्बाराव समिति कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार से। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जो आपके SS तारापोर समिति की बात करें, विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित था। ठीक है, विदेशी विनिमय में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से संबंधित था। कौन? SS तारापोर समिति। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो आपका इसमें गलत पूछा है ना, तो वो हो जाएगा आपका, देखिए गलत ये हो जाएगा। D सुब्बाराव समिति की बात करें तो यह मौद्रिक नीति पर सुधार देने के लिए, मौद्रिक नीति पर तकनीकी सुझाव देने के लिए D सुब्बाराव समिति का
गठन किया गया था। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या कौन जो है चालू खाता बनाता है मिलकर के? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्ति, अदृश्य मदों का संतुलन या फिर विशेष आहरण अधिकार। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1-3। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1-3, व्यापार संतुलन और अदृश्य मदों का संतुलन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करता है? कौन जो है पूंजीगत लेखा की रचना करता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये अगर हम बात करें, विदेशी ऋण यह करता है, बिल्कुल करता है, और उसके बाद आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी करता है और निजी प्रेषित धन भी करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है आपका सही नहीं, निजी प्रेषित धन थोड़ी इसमें शामिल है, पोर्टफोलियो निवेश है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 4। विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और पोर्टफोलियो जो एफपीआई है, ये भी अब शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है देवरिया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, ये पहला सही लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ये तीनों जिलों में सबसे कम है। कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। ठीक है, जन्म दर के बारे में देखिए, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। एक सेकंड, गलत कहाँ है भाई? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक के बाद बिल्कुल ठीक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर को सीधा, ये बात भी तो ठीक ही है यार, गलत है। ठीक है, दोनों सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर शिक्षित होने के बाद लोगों का जन्म दर, वहाँ पे अगर आप देखेंगे रेशियो तो कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि लोग उतने ही बच्चे पैदा करते हैं जितने का पालन पोषण और उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। ठीक, नगरीकरण के कारणों के बारे में देखिए, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर से पलायन, नगरों से शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। इसमें बताना है कि नगरीकरण के कारण के बारे में कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा, पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में रहन सहन का ऊंचा स्तर नहीं, शहरी क्षेत्र में। ठीक है, जिस कारण पलायन देखने को मिलता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में लगाना है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए, इसमें नगरीय क्या दिया है? नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में इन सभी को लगाना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहले महाराष्ट्र आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर आपका उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तमिलनाडु है तीसरे नंबर पे और पश्चिम बंगाल है चौथे नंबर पे। तो नगरीकरण का जो स्तर है सबसे अधिक महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, पश्चिम बंगाल। सही आंसर इसका 1, 3, 2, 4। प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं? प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है, छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन सी। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 100 डिग्री तापमान पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री भाप पर अधिक गंभीर से मतलब जलते हैं लोग? जैसे पानी से, किसी पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और भाप जो है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों से अगर आप जलते हैं तो सबसे अधिक जो जलन महसूस होती है वो भाप से होती है। ठीक है, और तो इसका पीछे रीजन क्या है आपको बताना है। इसके पीछे रीजन जो होता है वो भाप में वाष्पन की जो गुप्त उष्मा है वो पानी की गुप्त उष्मा से अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा। संविधान संशोधन में कौन सा विकल्प एक गलत है? 61वां संविधान संशोधन, जो वोट देने का अधिकार है, उम्र है 21 से कम करके 18 कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 10वीं सूची जोड़ी गई। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा का जीएसटी लाया गया। 91वां संविधान संशोधन मंत्री बनने की योग्यता की उल्लेख किया गया। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगा। इसमें न्यूनतम का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक, और राज्यों की बात करें, राज्य विधान परिषद जो है इसका आकार, राज्य जो मंत्रिपरिषद है इसका आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और इसमें न्यूनतम क्राइटेरिया का निर्धारण किया गया। आप लोग बताएंगे कि न्यूनतम कितने सदस्य बताए गए हैं। ठीक है, 10 से लेकर के 15 के बीच में है। ठीक है, आप बताएंगे, इसमें यही गलत हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में एंजाइमों की संरचना और क्रिया समान होती है। एंजाइम्स जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है?
नाइट्रोसोमोनास रसायन संश्लेषी जीवाणु है, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका लैक्टोबैसिलस है यह मृतोपजीवी जीवाणु है जो मृत अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प गलत है? अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया। अनुसूची 5 अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका उल्लेख है। 6 में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो आदिवासी एरिया उसका उल्लेख है। 10 में पंचायत। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका वेतन एवं भत्ते अनुसूची 10 जो है, एक ये कहाँ से हो गया यार, अनुसूची 10 जो बात की गई है इसमें मुख्य रूप से भारत की 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यह जो है दल बदल से संबंधित है। इसका जो संबंध है दल बदल से, ठीक है, दल बदल से संबंध। बाकी दूसरे में वेतन भत्ते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है। 5वें में अनुसूचित क्षेत्र है और 6ठा में जो है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है दल बदल विरोधी कानून जो है इसकी बात की गई है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो देखने को मिलता है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बाकी ये पूरी अनुसूची अगर देखना चाहे तो देख ले कि जो पहली अनुसूची है इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। तीसरी शपथ एवं प्रतिज्ञान से। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में जो राज्यों यूटी का प्रतिनिधित्व है उसकी बात करी गई है। 5वां में SC/ST जनजाति क्षेत्र के बारे में विशेष प्रावधान किया गया, मतलब पूरे भारत के लिए, ठीक है। और जो 6ठी अनुसूची है ये केवल विशेष दर्जा दिया गया अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, केवल 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7वां में केंद्र राज्य संबंधों की बात करी गई है। 8वां भाषाओं से संबंधित है, ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची विशेष प्रावधानों को इसमें डाला गया है 9वीं अनुसूची में, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि इसका क्या किया जाए, अगर कोई संशोधन करके 9वीं अनुसूची में डाली जाती है तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसका उल्लेख आपको इसमें मिलेगा। 10वीं अनुसूची में 10 दल बदल विरोधी कानून की बात करी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायतों को विशेष दर्जा देता है और 12वीं नगर पालिका को विशेष दर्जा देता है, ठीक है। तो इसमें गलत जो है आपका डी हो जाएगा, डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किस मत की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है? वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग के द्वारा किसकी सिफारिश करी जाती है आपको बताना है और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। देखिए, करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण, ऐसी आय के संबंध में हिस्सों का राज्य के बीच आवंटन जो होता है। अनुदानों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता करते हैं। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर नगर पालिका संसाधन या जो पंचायत हैं इनको समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय देता है, ठीक है, सुझाता है। और सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई मामला है तो भी इस पर सुझाव देता है। तो ये सभी सुझाव जो है वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। सही आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद बाल श्रम का उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन की बात किसमें करी गई है? देखिए, उन्मूलन का प्रावधान जो है बाल श्रम उन्मूलन की बात करी गई है अनुच्छेद 43 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख अनुच्छेद 39A में किया गया है, ठीक है। पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है। पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार की बात की गई है अनुच्छेद 47 में। और 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की जो बात की गई वो 45 में की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी। मूल कर्तव्य के बारे में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मूल कर्तव्य के बारे में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 51 तीनों में ए ही है तो आप किसी से किसी को भी मिला सकते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें ए सब क्लॉज ए अगर इसको मान लें तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया है कि नागरिकों के कर्तव्य में संविधान की रक्षा करना और उसका पालन करना। और ये आपका जो अनुच्छेद 51A(b) है इसमें उल्लेख किया गया है कि जो संविधान के आदर्श और संस्थाएं उनका सम्मान करना, ठीक है, और आदर्श जो वगैरह है बनाए रखना। और सी इसके अंतर्गत नगर नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना का प्रावधान किया गया है। और जो आपका ये डी है इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और अपने कर्तव्यों का निर्धारण करना इसकी बात करी गई है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक मूल कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ए है। निम्नलिखित औषधियों और उनके उपयोगी भाग के विषय में कौन सा गलत है?
अश्वगंधा की जड़, और जो आपका एफ्रेडा है इसकी पत्ती उपयोगी होती है, अफीम, कैप्सूल फल, और सर्पगंधा जड़ की छाल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा एफ्रेडा। एफ्रेडा की बात करें, एफ्रेडा नामक जो दवाई बनाई जाती है यह एफ्रेडा वृक्ष के तने से प्राप्त होता है, न कि पत्ती से, तो यह गलत है। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है? यह स्थित है आपके मेरठ में, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थापना कब किया गया था? 1995 में। भारत के किस राज्य द्वारा 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है? यह आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, तो सही आंसर भी हो जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? इसके लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया वो आपका मेरा राशन मोबाइल ऐप है। निम्नलिखित में से कौन स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के केवल प्राकृतिक स्थल की सूची में शामिल है? वो है कौन कौन है? केवल काजीरंगा है जो प्राकृतिक में शामिल है। ठीक है, कौन सी अर्धशास्त्रीय गायन शैली बिहार और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में देखने को मिलती है? कौन है ये? आपका चैती है। ठीक है, चैती है। इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपका, एक सेकेंड, चैती है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें जो आपका शामनी है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, शामनी जो है यह अर्धशास्त्रीय गायन शैली है जो मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी भाषा क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष थे प्रताप नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चंद्रभाल थे। ठीक है, तो यही गलत है। अगस्त 2024 को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने नोट्स शहरों का चयन किया गया है? इसके अंदर कुल 2 शहरों का चयन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, कुल 2 शहरों का चयन है। और ये देखिए, अगस्त 2024 में जारी शैक्षणिक संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश को टॉप 2 जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के टॉप 2 संस्थान IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी हो जाएगा। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन, इसका संबंध किससे है? प्रोजेक्ट नमन जो है इसका संबंध है भारतीय सेना द्वारा जो की गई कार्रवाई है। ठीक है, इस संबंधित है प्रोजेक्ट नमन। और इसमें मुख्य रूप से प्रोजेक्ट नमन के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? इसके अंतर्गत जो रक्षा उद्देश्य से जो पेंशन भोगी हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं और उनके परिवारों को सहायता करने के लिए भारतीय सेना द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट नमन की। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024, इसके पहले चरण का आयोजन कहाँ किया गया था? यह हुआ था तमिलनाडु में। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था? इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो आपका ऑटम था, डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था? यह जो है पुरस्कार को दिया गया था गोविंद राजन पद्मनाभन को। विश्व संस्कृति दिवस की थीम क्या थी? 19 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृति दिवस। इसकी थीम थी वैदिक विरासत और परंपरा। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके सहयोग से डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया गया था किसके सहयोग से? यह जो है साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया था। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के स्वच्छ नागरिक पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? यह कहाँ का पुरस्कार? यह फिजी का पुरस्कार है। अगस्त 2024 में भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? यह हुआ था आपके सिंगापुर में भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुरस्कार प्राप्त हुआ, देखिए प्रधानमंत्री को जितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा। तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर यह फिजी का पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीति साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की गई है? कहाँ किया जाएगा? इसका स्थापना जो किया जाएगा या वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करने की बात की गई है? किया जाएगा वाराणसी में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा का संबंध है निशानेबाजी, शूटिंग से। अगस्त 2024 में मनाए गए दिवस के बारे में देखिए कौन सा इसमें से सही नहीं है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 अगस्त को विश्व साक्षरता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है यह आपका
23 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ठीक है। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जिसकी घोषणा करी गई थी 2024 में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा पुस्तक मोदी चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है। इसकी रचना की गई थी मिनहाज मर्चेंट द्वारा। किस देश के प्रधानमंत्री को वहां की संवैधानिक अदालत ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया। यह थे थाईलैंड के। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 वर्ष के तेंगवीर सिंह जिन्होंने माउंट किलिमंजारो की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये रहने वाले हैं पंजाब के। कौन इसमें से सुमित नहीं है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। श्रीनिवास एनर्जी के महानिदेशक। राजेश नाम्बियार SBI के चेयरमैन। राहुल नवीन ED के नए निदेशक। कौन सा विकल्प। देखिए ये जो है बदलते रहते हैं, ठीक है, तो आई होप हो सकता है कि ये बदल चुका हो, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चक्रवात असना का जन्म भारत के किस प्रदेश में हुआ था। जो चक्रवात असना आया था, इसने भारत के किस क्षेत्र को या किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया था। यह किया था गुजरात को, ठीक है, गुजरात को। और असना नाम ये पूछ सकता है कि असना नाम किसके द्वारा दिया गया है। यह नाम दिया गया पाकिस्तान द्वारा, ठीक। मित्र शक्ति सेनाभ्यास भारत और मलेशिया सेना के बीच में आयोजित होता है, और इस सेनाभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ पे हुआ था। यह इसका हुआ था दूसरा। देखिए बस सही है, पहला गलत है। मित्र शक्ति सेनाभ्यास की बात करें तो यह जो है भारत और किसके बीच में हुआ था। भारत और मलेशिया नहीं, श्रीलंका के बीच में हुआ था, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। स्वदेशी रूप से विकसित किस पहले प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का गोवा में जलावतरण किया गया। इसका नाम क्या है। इसका जो नाम है वो है आपका, क्या नाम है इसका नाम, समुद्र प्रताप है। ऑप्शन ए। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। भी हो जाएगा। और अगस्त 2024 में शुरू की गई जो आपका स्पाइस्ड योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देश के युवाओं को रोजगार देना, मसालों की उत्पादकता, गुणवत्ता, निर्यात को बढ़ाना, गरीबी किशोरियों की शिक्षित करना, हर जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना। स्पाइस इसकी अगर हम बात करें तो यह जो मसाला, इसकी उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला बिम्स्टेक व्यापारिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ करा गया था। यह हुआ था नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा अपने देश में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा किया गया क्रोएशिया द्वारा। भी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देखिए अभी क्या है कि प्रैक्टिस सेट जल्दी जल्दी कराए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है और भी रिवीजन आपको करने होंगे, तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखते हुए जो जितना जल्दी हो सके, जितना कम से कम टाइम लगे, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बाकी लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरा ये रहता है कि जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सब सही हो। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।